हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी चैप्टर से। आज के चैप्टर में हमारा डिस्कशन होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल या फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लीजिए या आयनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए को उसको कंट्रोल करती हैं, मतलब उसको इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है, बढ़ जाता है। तमाम सारी बातें हैं। न्यूक्लियर चार्ज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ढेर सारे फैक्टर हैं प्यारे बच्चों, जिसका हमें डिस्कशन करना है। और आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह ऐसा चैप्टर है जो कि आईआईटी, नीट, जेई 11th तो है ही है, क्लास 12th के बच्चे भी पढ़ते हैं। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि 11th के बच्चों का चैप्टर आज के डेट में हर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा जो है छाया हुआ है। 11th क्लास के बच्चों का जो है ये सिलेबस 11th क्लास का तो है ही है, लेकिन यही सिलेबस हर बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि तैयारी भी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं इसका बड़ा डिटेल आइडिया कितना बढ़िया दिया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, और ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, बढ़ती है, कैसे होता है, सारी बातों का डिस्कशन हम डिटेल करने जा रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 24 है, चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं, कौन फैक्टर का नाम प्यारे बच्चों? तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन सा है नाम पहले नोट कर लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज पहला फैक्टर, एटॉमिक साइज सेकेंड फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ फैक्टर, और इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल का, है ना। तो प्यारे बच्चों, हाफ फील्ड और फुल फील्ड तो काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसे में इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल तो ज़्यादा हो ही जाती है। आप देखिए, मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का हो, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल का हो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये जो फैक्टर्स हैं इनका नाम प्यारे बच्चों नोट कर लो। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज, तीसरा फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चौथा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर खूब आता है शॉर्ट नोट्स। पांचवा फैक्टर है प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये रहा फैक्टर का नाम। अब हम पांचों फैक्टर का वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे एलॉन्ग विद एग्जाम्पल प्यारे बच्चों। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और इत्मीनान से एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए और समझते जाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज, पहला फैक्टर लेके चलता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मेरा बहुत ढेर सारा डिस्कशन हो चुका है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर अट्रैक्ट हो चुका होगा, है ना। द न्यूक्लियर चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड हेंस द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। प्यारे बच्चों, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। आपने नोट समझ लिया ना कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ये मेन पॉइंट है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज।
अब दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that with increase in nuclear charge the electrons of the outer shell are more firmly held means attracted by the nucleus and that greater energy is required to pull out the electron नेक्स्ट पेज में है। तो प्यारे बच्चों अब ये इसलिए कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल्स आर मोर स्ट्रांगली हेल्ड माने अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस अपनी ओर खींच लेता है। तो क्या होगा, द ग्रेटर एनर्जी, अब उनको बाहर निकालना होगा तो ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए पहले, बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों, देखिए। फॉर एग्जाम्पल द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज वी मूव एलॉन्ग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो प्यारे बच्चे सारे बच्चे जानते हैं कि जब पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घटती है। देखिए, मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, है ना। फॉर एग्जाम्पल द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज वी मूव एलॉन्ग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए एक चार्ट है, यहाँ पर एलिमेंट है, न्यूक्लियर चार्ज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, किलोजूल पर मोल में, है ना प्यारे बच्चों। देखिए लिथियम है पीरियड में, लिथियम है यहाँ पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, है ना, सब दिख रहा है। अब देखें लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज +3, बेरिलियम का +4, बोरान का +5, कार्बन का +6, नाइट्रोजन का +7, ऑक्सीजन का +8, क्लोरीन का +9, नियान का +10। ये न्यूक्लियर चार्ज कहिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह दीजिए, ज़्यादा बेटर है। न्यूक्लियर, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलता नहीं, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, तो न्यूक्लियर चार्ज माने नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो प्यारे बच्चों, ये लिथियम लेफ्ट साइड है और नियान राइट साइड है। लिथियम का जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल 520 किलोजूल पर मोल है। बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 899 किलोजूल पर मोल है। बोरान का 801 किलोजूल पर मोल है। कार्बन का 1086 किलोजूल पर मोल है। नाइट्रोजन का 1402 किलोजूल पर मोल है। ऑक्सीजन का 1314 किलोजूल पर मोल है। अब फ्लोरीन का 1681 किलोजूल पर मोल आयनाइजेशन पोटेंशियल है। और यहीं नियान का प्यारे बच्चे चूंकि स्टेबल है 2080 किलोजूल पर मोल है प्यारे बच्चों। तो इसे आप देख रहे हैं पूरे डेटा में जो वैल्यू है प्यारे बच्चों। अब ये तो पहला फैक्टर हो गया न्यूक्लियर चार्ज का, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना माने आयनाइजेशन एंथैल्पी का बढ़ जाना। और न्यूक्लियर चार्ज किधर बढ़ता है भाई, पीरियड में, किधर से किधर की ओर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि नंबर ऑफ सेल वहाँ कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं पीरियड में, केवल एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है लेफ्ट से राइट की ओर प्यारे बच्चों। अब दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज या रेडियस, ROR ये लिखा हुआ ROR, रेडियस, एटॉमिक साइज। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट की ओर घटता जाता है, नॉबल गैस को छोड़ करके, जीरो ग्रुप को छोड़ करके, है ना। और पीरियड में, क्योंकि नए नए सेल पीरियड में नहीं जुड़ते, न्यू सेल्स आर नॉट एडेड इन द पीरियड, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड नो न्यू सेल्स आर एडेड बट द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहेंगे, केवल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन
अब ग्रुप में जाओ प्यारे बच्चों, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए नए सेल्स ऐड होते जाते हैं, न्यू सेल्स सक्सेसिवली गेट एडेड। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। ये दोनों बातें कही जा रही है। देखिए, एटॉमिक साइज और रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर, और जिससे जो है इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहता है और उसको आसानी से निकाल लिया जाता है थोड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज करके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम पड़ जाती है एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अब ये कब 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 होती है एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है? जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है प्यारे बच्चों। और ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। एज द डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो रेडियस बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, तो बाहर जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, कम हो जाता है। जब फोर्स ही कम हो जाएगा तो इसका मतलब उसको बाहर निकालने के लिए एंथैल्पी कम लगेगा। तो एज अ रिजल्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड अट्रैक्टेड लेस फॉर्मली। इसका मतलब होता है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं लेस फॉर्मली अट्रैक्टेड हैं, माने उस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का नहीं लग रहा है, कम लग रहा है बाय द न्यूक्लियस। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड अट्रैक्टेड लेस फॉर्मली बाय द न्यूक्लियस एंड हेंस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इससे प्यारे बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, टू नॉक आउट देम, टू पुल आउट देम, है ना, उनको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। द एटॉमिक साइज जो है बढ़ने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है। देखिए, एलिमेंट है, ग्रुप में है लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप में है ना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो प्यारे बच्चे, लिथियम की साइज छोटी है, सीजियम की साइज बहुत बड़ी है, इसके बाद फ्रांसियम आता है, उसकी भी बहुत बड़ी है। तो लिथियम का देखो 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम का 496 है किलो जूल पर मोल है, पोटेशियम का 419 किलो जूल पर मोल है, रुबिडियम का 403 किलो जूल पर मोल है, सीजियम का 374 किलो जूल मोल है। देखिए कैसा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता जा रहा है, क्योंकि ग्रुप में जा रहे हो आप। ये जो है पांचों एलिमेंट ग्रुप में वर्टिकली हैं, जो है एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में ये वर्टिकली हैं। सीजियम है जो कि रुबिडियम के नीचे है। सीजियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें बहुत कम है, 374 किलो जूल पर मोल है। लिथियम का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम ग्रुप में ऊपर है हाइड्रोजन के बाद। इस तरह से है। अब तीसरा फैक्टर है प्यारे बच्चों, तीसरा फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, SPDF, जो यस इलेक्ट्रॉन हैं, जो यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो न्यूक्लियस की ओर ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर एस इलेक्ट्रॉन की होती है। इसके बाद P की, तब D की, तब F की। यानी सबसे हाईली इलेक्ट्रॉन कौन पेनिट्रेटेड है? एस ऑर्बिटल की। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। जब इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। इट इज वेल नोन, ऐसा जाना जाता है फैक्ट, दैट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ऐसे एटम जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एस ऑर्बिटल
has the maximum probability of being found near the nucleus, and this probability goes on decreasing in the case of p orbital, d orbital, f orbital। तो प्यारे बच्चों देखिए s p d f में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है s इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेशन पावर की। s ऑर्बिटल्स, s इलेक्ट्रॉन आर हाईली, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, देन p इलेक्ट्रॉन, देन d इलेक्ट्रॉन, देन f इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब होता है कि s इलेक्ट्रॉन जो हाईली पेनिट्रेटेड है, s इलेक्ट्रॉन को निकालना हुआ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। इसके बाद उससे कम p का, उससे कम d का, उससे कम f का, क्योंकि f का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है ऑफ द सेम सेल। सेकेंड पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स द s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी सेल, s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी सेल्स आर मोर penetrating toward the nucleus than p electrons of the same cell। उसी सेल का s इलेक्ट्रॉन उसी सेल के p इलेक्ट्रॉन से हाईली पेनिट्रेटेड है न्यूक्लियस की तरफ, यानी p सेल इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेटेड है, s सेल इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेटेड है, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। उसी सेल के सेम सेल के s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, सेम सेल के p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेटेड हैं, d के और कम हैं, f के और कम हैं। प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लो। तो द पेनिट्रेशन इफेक्ट डिक्रीजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर में दिखा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट s की होती है, इसके बाद p की होती है, इसके बाद प्यारे बच्चों d की होती है, तब f की होती है। यानी सबसे कम पेनिट्रेशन इफेक्ट f की, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट s ऑर्बिटल की होती है। इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इन ऑर्डर है, देखिए ये ऑर्डर है पेनिट्रेशन पावर। सबसे ज़्यादा देखिए s ऑर्बिटल की है, देन p की, देन d की, फिर f की। यानी सबसे पेनिट्रेशन इफेक्ट f की है, सबसे अधिक, और सबसे कम f की है। आप देख सकते हो, है ना। तो एंथैल्पी अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना हुआ तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी लगेगी, लेकिन f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हुआ तो बहुत कम एंथैल्पी लगेगी। ये है। तो थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, इफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर इट विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी न्यूक्लियस के क्लोज में है, इट विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हेंस विल बी हेल्ड मोर फॉर्मली बाय द न्यूक्लियस। और ऐसा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी अट्रैक्टेड होगा, कॉन्सेक्वेंटली द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई। और इसका रिजल्ट यही होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। चौथा पॉइंट देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर टू नॉक आउट यानी पुल आउट अ s इलेक्ट्रॉन देन p इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम सेल। उसी सेल के s इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा रहती है और p ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है सेम सेल की, एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल मोर बी नॉक आउट ऑफ p इलेक्ट्रॉन देन रिमूव d इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने बता दिया ना कि s इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा, इसके बाद p इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद d इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद जबकि सबको मतलब घटता ही जा रहा है ना। ये s का सबसे हाईएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कही जा रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, दोनों की डिस्कशन यहाँ हो रही है। तो आप इसमें सबसे बड़ी बात है एटॉमिक नंबर जानिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानिए, सब पता चल जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया है कि व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम।
देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। वाई भाई वाई? दिस इज ड्यू टू फैक्ट। पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना, तो हम इसको बताते हैं रीजन क्या है भाई। आप इसको नोट करो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1। ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम सेल में 3s2 है, सेम सेल में 3px1 है, तो इलेक्ट्रॉन तो यही निकलेगा, यही निकलना है। वी हैव टू पुल आउट द p इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यस का नहीं निकलना है, सबसे पहले तो यही आ रहा है ना, तो p इलेक्ट्रॉन निकालना है टू फॉर्म एल्युमिनियम प्लस 1 आयन। एल्युमिनियम प्लस आयन, जब इसी को हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम प्लस 1 आयन बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको एल्युमिनियम में से अगर इलेक्ट्रॉन पहला निकालना है तो p ऑर्बिटल से निकालना है। चलिए मैग्नीशियम की बात करेंगे। फेयर एज इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी लास्ट ऑर्बिटल क्या है? 3s2। और 3s2 जो कि काफ़ी पेनिट्रेटेड कर चुका होगा, मैंने अभी बताया था पेनिट्रेटिंग पावर यस की ज़्यादा है। और तो और पी जो है फुल, सॉरी यस फुल फील्ड है। यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 2 ना। फुल फील्ड भी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यस का, है ना, तो फुल फील्ड है ये। तो देखें, वी हैव टू रिमूव यस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एनर्जी सेल टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम प्लस आयन। यानी अगर हमको मैग्नीशियम प्लस 1 आयन बनाना है तो यस ऑर्बिटल से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम प्लस आयन। ठीक है, अब आप कंपेयर करिए, यहाँ पर पी निकालने पर, पी इलेक्ट्रॉन निकालने पर एल्युमिनियम प्लस 1 बनेगा, यहाँ पर यस 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो मैग्नीशियम प्लस 1 बनेगा। तो अब आप समझ चुके हो कि यस की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, पी की पेनिट्रेटिंग पावर कम है। तो देखिए, सिंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव पी इलेक्ट्रॉन इज लोअर than that required to knock out s electrons of the same energy cell due to higher penetration of s electron। तो s इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए मैग्नीशियम के केस में, लेकिन p इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए। और यही कारण है कि एल्युमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से कम है। काफ़ी आप समझ गए होंगे। एंड दज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर, क्योंकि पी से निकल रहा है ना, तो लोअर तो हो ही जाएगा, देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का तो भैया यस से निकल रहा है, यस की पेनिट्रेटिंग पावर वैसे भी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, सिमिलरली द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द बोरान इज लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम। तो बोरान और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, आपको मालूम हो जाएगा। ये है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो है अब अगला जो फैक्टर आ रहा है, अगला फैक्टर आ रहा है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, कई फैक्टर हमने बताया, अब अगला फैक्ट है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर। प्यारे बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन जब एटम होते हैं, ऐसे एटम जिनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके बारे में प्रॉब्लम उतना नहीं होता है, लेकिन ऐसे एटम जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 2 टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो न्यूक्लियस का फोर्स लगता है अंदर की ओर, न्यूक्लियस की ओर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है, लेकिन वहीं जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है। तो रिपल्सन फोर्स कुछ ज़्यादा होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से, जिससे एक जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और एक शील्ड बन जाती है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन का चारों ओर एक क्लाउड बन जाता है, और जिससे इसी इनर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बन जाने से, एक स्क्रीन बन जाने से, शील्ड बन जाने से आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे
आयनाइजेशन एंथैल्पी प्यारे बच्चों डिक्रीज कर जाती है। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगेगा और उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, एज एज द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। सीधी सी बात है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है, अगर उसको निकालना हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? डिक्रीजेज हो जाएगा। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द, अब आप पहले इतने नोट कर लीजिए, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन का हम बाद में डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसे कहते हैं भाई? जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का सेल जो होता है उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और वही बाहर के इलेक्ट्रॉन और कुछ महसूस करते हैं। एंड रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल। तो इस तरह से आउटर मोस्ट सेल पर, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे बहुत दो दो फोर्स का अनुभव करते हैं, दो दो फोर्स महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। पहला फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है बाय द न्यूक्लियस, दूसरा फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, जो अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स। ये बात है। अब सोचिए कि बैलेंस सेल पर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर दो दो फोर्स लग रहा है, तो अब क्या दो दो फोर्स बराबर हैं? यही देखना है। तो अब आपको समझिए यहाँ पर, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज टू अपोजिंग फोर्सेज। भाई एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है जिसको अट्रैक्टिव फोर्स कह रहे हो, एक बाहर की ओर रिपल्सिव फोर्स कह रहे हो, तो एक दूसरे के अपोजिंग तो है ही हैं। तो द टू अपोजिंग फोर्सेज इज दैट द अट्रैक्टिव फोर्स exerted by the nucleus on the valence shell electrons is somewhat reduced। इन दोनों अपोजिंग फोर्स में देखा जाए तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर, वह कुछ कम होता है, इज समव्हाट रिड्यूस्ड बाय द रिपल्सिव फोर्स exerted by the electrons present in the inner cells। तो जो रिपल्सिव फोर्स है उससे अट्रैक्टिव फोर्स कुछ कम हो जाता है। अच्छा, तब होता क्या है भाई? तब होता क्या है? इन अदर वर्ड्स द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फील फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इसका मतलब होता है कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पूरा न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते, है ना। तब क्या होता है? द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो एक्चुअल चार्ज वो महसूस करते हैं वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, उनको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सेल्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन हैं कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन पर लगता है, कुछ शील्डिंग जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEF इज गिवन बाय द रिलेशन। अब देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEF इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल प्रोटॉन्स हैं, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको हम स्लाटर विधि से निकाल लेते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों फार्मूला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा। ये है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हो गया।
अब वेयर स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा टेक्स इनटू अकाउंट द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सेल्स। तो सिग्मा क्या होता है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो कि इनर सेल में होते हैं, इनर सेल में, आउटर सेल में नहीं। आउटर सेल तो बैलेंस सेल हो गया ना, आउटर सेल तो बैलेंस सेल हो गया। इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल। तो प्यारे बच्चों, इनर सेल में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर सेल में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो लार्जर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट कहिए। एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज ही डिक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर तो फोर्स कम लगेगा भाई। तो कॉन्सिक्वेंटली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। बहुत बढ़िया। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन तो भाई बड़ा मनमानी हो जाएगा, न्यूक्लियस पर उस वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ही कम हो जाएगा। तब क्या होगा, हेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। तो उसको बाहर निकालने के लिए कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल टेंड्स टू डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों, इनर सेल में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना अधिक जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और उतना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और जब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो वैलेंस सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी प्यारे बच्चों। अच्छा, अब लास्ट फैक्टर है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर जो इफेक्ट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों, आप बात से ही जान गए होंगे, अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फुल फील्ड है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल है, या निकलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। यानी कहने का मतलब, अगर ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, या एग्जैक्टली फुल फील्ड है तब भी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। प्यारे बच्चों, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इफ एन एटम कंटेन्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स देन सच, आप इसको नोट कर लें, प्यारे बच्चों, देन सच एन अरेंजमेंट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसे अरेंजमेंट में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। समझ लीजिए, मैंने पहले बता दिया था। देयरफॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एन एटम रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन एक्सपेक्टेड। मतलब मोर एनर्जी रिक्वायर, इसका मतलब आपने क्या समझा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। अच्छा, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखिए 1s2 2s2। आप देखिए पहले ये 2s2 है, 2s2 फुल फील्ड है ना, हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरान 1s2 2s2 2p1। बोरान का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। और बेरिलियम का क्या है, 1s2 2s2। तो 2s2 प्यारे बच्चों फुल फील्ड है, और यहाँ पर 2p1 जो है फुल फील्ड नहीं है,
एक तो ये देखिए। दूसरे केस में देखना चाहो तो इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, यस ऑर्बिटल मैंने पहले डिस्कस कर चुका है ना। दोनों बातें सपोर्ट कर रही हैं। तो ये फुल फील्ड है, यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, फुल फील्ड है। यही कारण है कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान से अधिक है और बोरान का कम है। ठीक है, तो बेरिलियम हैज 1s2 2s2 हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरान 1s2 2s2 2p1। दिस इज बिकॉज बेरिलियम हैज फुल्ली फिल्ड यस ऑर्बिटल, मैंने पहले बता दिया, विच इज स्टेबल, जो कि स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सिमिलरली मैग्नीशियम की बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। बहुत बढ़िया, देखिए 3s2 है जो कि फुल फील्ड है भाई। हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1। एक तो ये बात है। अगर देखिए दोनों क्वेश्चन डिफाइन किया जाता है। एक तो मैग्नीशियम का जो 3s2 है वो फुल फील्ड है एक केस में, जो कि हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी है। दूसरे केस में कि 3s2 है और यस का पेनिट्रेशन पावर अधिक है, इसके वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है। लेकिन एल्युमिनियम की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो 3px जो कि फुल फील्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है जो है। और दूसरी बात यह है कि पेनिट्रेशन पावर अगर देखा जाए तो पी ऑर्बिटल की कम है एस ऑर्बिटल से, इसलिए एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। किससे? मैग्नीशियम से। इसी तरह से और से एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोजन का देखा जाए 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यानी पी ऑर्बिटल क्या है? हाफ फील्ड है, p3 है ना, p3 है, हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। भाई नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से हायर है। क्यों? जरा ऑक्सीजन को देख लिया जाए, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 है ना। तो ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है वह हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है। हाफ फील्ड फुल फील्ड के बीच में है ना। ये P का P3 है, P1 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 है ना। तो पूरा जो है हाफ फील्ड है नाइट्रोजन का, इसलिए नाइट्रोजन का हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी है। लेकिन ऑक्सीजन का ऐसा नहीं है, 2px2 है, 2py1 है, 2pz1 है ना। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गया। एंड दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, सच एन अरेंजमेंट गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम। और यही कारण है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है ऑक्सीजन से, और ड्यू टू व्हिच नाइट्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। यही कारण है कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम है नाइट्रोजन से। सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फास्फोरस इज हायर देन सल्फर। अब फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है सल्फर से। क्या कारण है यहाँ दिखा दे रहा हूँ। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। अब आप देख रहे हो P1 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 3 बार आया है, यानी 3p3 है, ये हाफ फील्ड है, पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड। जरा सा आप सल्फर का देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1। तो P इज नॉट हाफ फील्ड, P इज नॉट हाफ फील्ड, P इज नॉट फुल फील्ड। ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो भैया फास्फोरस की हाफ फील्ड है, तो फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है, अधिक है देन सल्फर की। तो इसको आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक, तो द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। और नॉबल गैस की बात किया जाए तो नॉबल गैस में तो कहने की कोई बात ही नहीं है। नोबल गैस यानी इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप के गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब नोबल गैस हैं। उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन सब में ऑक्टेट होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में डबलेट होता है, वो भी स्टेबल है। तो नोबल गैस है, नोबल गैस छूट गया है, नोबल
नोबल गैस, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लिख लो नोबल गैस, गैस यहाँ लिख लीजिए। नोबल गैस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल ड्यू टू Na2 2p6 अरेंजमेंट या ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दीजिए। हीलियम भी है इसी में, हालांकि हीलियम में Na2 2p6 नहीं है, हीलियम में 2 है। तो हीलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, जो कि पूरी तरह से फुलफिल्ड है, स्टेबलाइज्ड है प्यारे बच्चों। हीलियम को छोड़कर बाकी हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी जितने नॉबल गैसेज हैं, जितने इनर्ट एलिमेंट हैं, उनमें Na2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों। तो आज इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें इसे।